आलोक आईएएस अकेडमी चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज का टॉपिक है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी सीरीज चल रही है, उस सीरीज में आर्टिकल नंबर 43A एंड B ये रह गए थे पिछले वाले वीडियो में, तो मैं आज इनको कंप्लीट कर रहा हूँ। आप पहले ही जानते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल चल रहे हैं डीपीएसपी में, वो भारत सरकार के ड्रीम्स हैं, ड्रीम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के या संविधान निर्माताओं के जो स्वप्न थे, उस स्वप्न में 43A और B में भी कुछ चीज़ें शामिल हैं या शामिल की गई हैं। 43A क्या कहता है? 43A कहता है कि राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, यानी राज्य जो है क्या करेगा कि जो मैनेजमेंट है, उद्योग है, उनका जो प्रबंधन है या प्रबंध है या प्रबंधन में जो मैनेजमेंट है, इस मैनेजमेंट में कर्मकार भाग लेंगे या प्रबंधन में कर्मकार भाग लेंगे, यानी कर्मकारों का मालिकाना हक। अब कर्मकारों का जो ऑनरशिप है, ऑनरशिप जो है वो कैसे आएगा? क्योंकि ये माना जाता है कि जब तक आपके अंदर किसी कंपनी में आप एक एम्प्लॉय नौकर रहते हैं, तो आप कहीं ना कहीं पर आपके प्रति या आप उस कंपनी के प्रति उतने कमिटेड नहीं होते हैं जितने आप मालिक होने पर कमिटेड होते हैं। और दूसरा, आप अगर नौकर हैं तो आपकी उस तरह की कंपनी में रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। तो इसको एक आदर्श रूप में मानते हुए ये तय किया गया कि मैनेजमेंट में जो अधिकार है, जो ऑनरशिप में अधिकार है, वो दिया जाए। तो कैसे दिया जाए? प्रबंधन में या प्रबंध में, मैनेजमेंट में, जिससे कि कंपनी की नीतियों के निर्माण में भी आपकी मदद हो। तो उसमें ऑनरशिप भी होती है और मैनेजमेंट भी होता है। ऑनरशिप शेयर होल्डर्स के रूप में, शेयर होल्डर्स के रूप में आपको हर व्यक्ति को कंपनी के जो ऑनर्स हैं या कंपनी के जो ऑनर्स अपने एम्प्लॉइज़ के लिए एक न्यूनतम शेयर इशू करने होते हैं। यानी वहाँ पर जो मजदूर काम करते हैं, उनकी वेतन के अनुसार, उनकी हैसियत के अनुसार उन्हें शेयर भी दिया जाता है। उन शेयर्स के माध्यम से, जितने भी रुपए के शेयर होते हैं, उन शेयर्स के माध्यम से वो मजदूर उस कंपनी में उतने रुपए का मालिकाना हक रखता है। इससे वो एक तरह से मालिक के रूप में भी अपने आप को महसूस करता है। दूसरी बात, जो प्रबंध या प्रबंधन में जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में अगर मजदूरों की बात रखने वाला कोई अगर होता है, मजदूरों की बात रखने वाला होता है, अगर मैनेजमेंट में कोई बात मजदूरों की बात रखने वाला है, तो उससे मजदूरों के हित नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं होंगे, नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं होंगे। और इस तरह से मजदूरों का शोषण बच जाएगा। और ये मजदूरों का शोषण बचे, यही तो हमारे संविधान निर्माताओं का ड्रीम था कि ये देश ऐसा बने जहां न्यूनतम शोषण हो सके, खासकर गरीबों का। अब बात करते हैं 43B में सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन। जो सहकारी समितियां बनी हैं, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनको कैसे संवर्धित किया जाए। तो संवर्धित करने के लिए क्या संविधान में प्रावधान किया गया कि उन्हें ऑटोनॉमस रखा जाए। क्या किया गया? उन्हें ऑटोनॉमस दिया जाए, वो एक ऑटोनॉमस बॉडी की तरह कार्य करें। वो अब ऑटोनॉमस बॉडी होने से क्या अंतर आएगा? ऑटोनॉमस बॉडी से ये फायदा होगा कि वो अपनी नीतियों का निर्माण स्वयं कर सकेंगे, नीतियों का निर्माण स्वयं कर सकेंगे। वो अपनी नीतियों का निर्माण स्वयं कर सकते हैं, जिससे कि उनमें पॉलिटिकल हस्तक्षेप या सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम हो सके। इस बात का विशेष ख्याल रखा गया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ऑटोनॉमस के साथ साथ उनको क्या रखा जाएगा? लोकतंत्रात्मक स्वरूप दिया जाएगा, डेमोक्रेटिक रूप दिया जाएगा। किसको? सहकारी समितियों को क्या किया जाए? डेमोक्रेटिक रूप दिया जाएगा।
यानी इसमें प्रबंधन में या एक सहकारी समितियों के प्रबंधन में जो निर्णय होंगे वो लोकतंत्रात्मक पद्धति से होंगे, वोटिंग करा करके होंगे, लोगों की बात रख करके होंगे। इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? जो लोकल बॉडीज़ हैं, जो सहकारी समितियां हैं, उन सहकारी समितियों का लोकतांत्रिकरण हो जाएगा। और भारत के संविधान निर्माताओं का यही कहना था कि जहाँ तक हो सके संविधान के हर हिस्से तक हमें लोकतंत्र को पहुंचाना है। और जो सहकारी समितियां हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, इनको ज़्यादातर लाभ के उद्देश्य के लिए तो कभी चलाया नहीं गया है, ज़्यादातर इनको समाज सेवा और लोगों के हित के लिए चलाया गया है। तो अगर सहकारी समितियां डेमोक्रेटिक अप्रोच की होंगी, उनका जो ऑटोनोमस बॉडी होगी, तो वह लोगों के हित के लिए बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। तो दोस्तों, आज जो हमने आर्टिकल नंबर 43A और B आपको बताया है, 43A क्या कहता है कि उद्योगों में के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, इसके माध्यम से दो तरह से हम प्रबंधन में भाग लेंगे। पहला तो ये कि उनके शेयर होल्डर करेंगे, मालिकाना हक रखेंगे, फिर वो मालिकाना हक सारे मजदूर तो आएंगे नहीं, तो उन मजदूरों में से फिर वो चुनाव होता था। आपने फिल्मों में देखा होगा चुनाव, जिसमें मजदूर नेता बन जाता है। मजदूरों का नेता कानपुर में है सुभाषनी अली सहगल जी, मेरे इंस्टीट्यूट के बगल में ही रहती है। तो ये ऐसे लोग आते हैं और ये फिर मैनेजमेंट के साथ मिल करके मजदूरों के हितों की बात करते हैं। इस तरह से उनके मैनेजमेंट में भागीदारी मजदूरों की मान ली जाती है, क्योंकि अगर एक फैक्ट्री है उसमें 10,000 लोग 5,000 लोग काम करते हैं, तो हर मजदूर से तो बात पूछी नहीं जाएगी। तो उन मजदूरों के नेता चुने जाते थे और वो नेता मजदूरों की तरफ से बात करते थे। और कानपुर जो अपना जो नॉर्थ का मैनचेस्टर था, वो इसी बात की वजह से परेशान हो गया कि जो ये मजदूरों के नेता हैं ये ज़्यादा ताकतवर हो गए और कहीं ना कहीं इन्होंने व्यक्तिगत हितों के लिए मजदूरों के हितों को त्याग दिया। आदर्श स्थिति में क्या माना गया था कि जो मजदूर हैं या जो मजदूरों के नेता हैं वो मजदूरों के लिए काम करेंगे, मजदूरों के हित के लिए काम करेंगे। लेकिन कहीं न कहीं शायद वो मजदूरों के हित से ज़्यादा वो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरह, एक राजनीतिक पार्टी की तरह या एक राजनीतिक पार्टी से जुड़कर उनके कार्यकर्ताओं की तरह काम करने लगे। मजदूरों के हितों की बात को उन्होंने परित्याग कर दिया। तो इस तरह से जो 43A है उसकी संविधान में जो जिस आत्मा से 43A को ऐड ऑन किया गया था, जोड़ा गया था, वो 43A की आत्मा को मार देते हैं हमारे मजदूर नेता। 43B जो है सहकारी समितियां, ये भारत में कुछ बेहतर तरीके से कार्य कर रही हैं और लोगों के हितों के लिए ये कभी प्रायः प्रतिबद्ध दिखती हैं। हाँ, कमियां हर सिस्टम में रहती है, सहकारी सोसाइटी में भी बहुत सारी कमियां हैं, बट कोशिश ये की गई है कि सहकारी समितियों को ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट रखा जाए, डेमोक्रेटिक रखा जाए। हाँ, इसका नुकसान क्या होता है कि बैंकिंग सेक्टर में जो सहकारी समितियों से बैंक बनते हैं, जो ऑटोनोमस के नाम पर करप्शन करते रहते हैं और लोगों के पैसे को नष्ट कर देते हैं, करप्शन में नष्ट कर देते हैं, ये एक नुकसान भी प्रत्यक्ष रूप से सामने आया है। बट इसे जो है RBI समय समय पर मैनेज करने का प्रयास करता है। आज मैंने आर्टिकल नंबर 43A और 43B को विदिन 10 मिनट आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद।